नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना गवर्नमेंट की जो है 19-20 से ही ये योजना जो है वो संचालित है। पहले इसका नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम उद्यम प्रोत्साहन योजना था, परंतु अब जो है इसका नाम जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना का जो बेनिफिट है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है और जो भी महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से जो संचालित व्यवसाय है उसका विस्तार करना चाहते हैं तो दोनों ही यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर विनिर्माण, सेवा और व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों के लिए जो है वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर ट्रेडिंग की जो लिमिट होती है यह 10 लाख रुपए तक होती है और बाकी जो है 50 लाख रुपए तक यहाँ पर लोन लिया जा सकता है आज तक की डेट तक। और 31 मार्च के बाद इसे यहाँ पर 1 करोड़ कर दिया जाएगा, क्योंकि बजट में जो घोषणा हुई थी, बजट में इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक जो है महिलाएं जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लोन ले सकती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उनकी 1 करोड़ तक हो सकती है। योजना के नाम की बात करें तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है और ये संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। और इसका एक बात है कि यहाँ पर मूल निवास जो है वो राजस्थान का होना चाहिए। जिस महिला के नाम से जो है ऋण लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसका जो मूल निवास है वो राजस्थान का होना चाहिए। योजना कब तक चलेगी तो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है बढ़ाती रही है और अभी ये 31 मार्च 2019 तक एप्लीकेबल है। योजना के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर योजना जो है वो नए स्थापित उद्यम भी इसमें शामिल होंगे और साथ साथ में विस्तार और विविधीकरण, आधुनिकीकरण के जो प्रोजेक्ट है, मतलब पहले से संचालित व्यवसाय है उसको हम विस्तार करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, कुछ रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ पर इंप्रूव रहेगा। तो यहाँ पर महिला एसएचजी, महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर भी शामिल है और उनके फेडरेशन जो है वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। महिला फर्म बनाती है, कंपनी बनाती है, तो उसमें भी ऋण यहाँ पर होगा, तो उसकी कुछ लिमिट्स होगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे पात्रता की शर्तों में। तो पात्रता की शर्तों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली शर्त 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए महिला आवेदक की। राजस्थान का मूल निवासी जो है महिला होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह या राज्य सरकार किसी विभाग से जुड़े हो तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर ले सकते हैं। बट बात यह कि यहाँ पर ऐसी लिमिट नहीं है, मतलब कि भाई स्वयं सहायता समूह से जुड़े ही हो, स्वयं सहायता समूह के बिना भी यहाँ पर ले सकते हैं वैसे ऋण। महिला स्वयं सहायता समूह के समूह फेडरेशन नियमानुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो ये भी यहाँ पर उनके लिए है। जो क्लस्टर या बात करें, क्लस्टर की बात करें तो ये जो लिमिट है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए है ये कि राज्य सरकार के किसी विभाग से जुड़े हो। और महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर जो है वो यदि फायदा लेना चाहते हैं तो वो सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। नॉर्मल जो महिलाएं जो आवेदक है उनके लिए ये नहीं है कि वो राज्य सरकार किसी विभाग से जुड़े हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म यदि है तो प्रोप्राइटर महिला हो, पार्टनरशिप फर्म है तो सभी पार्टनर महिलाएं होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है यदि तो सभी पार्टनर महिलाएं होनी चाहिए। 1% कंपनी है तो उसकी जो निदेशक है, डायरेक्टर है, वो महिला होनी चाहिए और संपूर्ण शेयर होल्डिंग महिला के नाम होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 75% से ज्यादा शेयर जो है वो महिलाओं के नाम से होना चाहिए तथा कंपनी का जो निदेशक मंडल है, ठीक है, उसमें न्यूनतम 2 निदेशक महिला होनी चाहिए। महिला स्वयं किसी समूह स्वयं सहायता समूह के संघ, फर्म, कंपनी से जुड़कर एक बार ही इसका ऋण अनुदान का लाभ ले सकती है। इसके बार बार जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकती है। ऋणदात्री संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर हम लोन जो किससे ले सकते हैं तो यहाँ पर हम नेशनलाइज्ड बैंक्स जितनी भी है, प्राइवेट बैंक्स जो है उनसे भी ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनसे भी ले सकते हैं, राजस्थान वित्त निगम से ले सकते हैं, सिडबी से ले सकते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक से भी हम यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के पास जो भी हमारा महिला बाल विकास विभाग है उसके पास इसकी एप्लीकेशन लगती है, तो वहां से जो है फॉरवर्ड होकर बैंक में फाइल जाती है, तो बैंक जो है उसको लोन देती है। तो यहाँ पर इन सारी बैंकों से उसमें लोन लिया जा सकता है। इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो महिला
निदेशालय जो है, निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन होगा, और उसके अंतर्गत जिला स्तर पर जो है महिला अधिकारिता के जो कार्यालय है, जैसे महिला बाल विकास विभाग जिसे कह सकते हैं हम, तो वो जो है उनसे, उनके माध्यम से हम जो है यहाँ पर अपनी फाइल जो है खुद कर सकते हैं। ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी प्रावधान की बात करें हम, तो यहाँ पर लोन की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। नया भी शामिल हो जाएगा, विस्तार विविधीकरण शामिल हो जाएगा। इसमें संयंत्र व मशीन, प्लांट एंड मशीनरी शामिल हो जाएगी, वर्कशेड और भवन शामिल हो जाएगा, फर्नीचर शामिल हो जाएगा, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए, इस सभी के लिए टोटल मिलाकर अधिकतम 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु ये 1 करोड़ रुपए जो है अब तक की स्थिति में देखें तो यहाँ पर व्यक्तिगत महिला आवेदक, महिला स्वयं सहायता समूह, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट है। बट ये बजट में जो है इसे 1 करोड़ कर दिया गया है, तो इसलिए अगले साल से जो है 1 अप्रैल से जो है ये लिमिट 1 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ तक इसमें ऋण राशि ली जा सकती है। और स्वयं सहायता समूह के समूह की बात करें तो यह 1 करोड़ था, तो अब भी 1 करोड़ ही रहेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल जो आवेदक है, आवेदक श्रेणी जो फर्स्ट है, उसको भी जो है यहाँ पर 1 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर कंपोजिट ऋण होगा। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार कंपोजिट ऋण होगा, अथवा सावधि ऋण होगा, अथवा कार्यशील पूंजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कंपोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण हो सकता है, अथवा कार्यशील पूंजी होगा। तो यहाँ पर मतलब हमको जो है ना जनरली कंपोजिट ऋण लेना होगा, मतलब हमारा टर्म लोन भी होना चाहिए और सीसी भी होना चाहिए। ठीक है, केवल सीसी जो है यहाँ पर पात्र नहीं हो पाती है। ऋण अनुदान की बात करें तो योजना अंतर्गत कुल परियोजना लागत राशि पर 25% ऋण अनुदान दिया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति या जाति, ST SC जिसे कह सकते हैं, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं की बात करें हम, तो उनमें जो है इसमें क्या कितने मिलने वाला अनुदान 30% मिलने वाला है। 30% अनुदान यहाँ पर मिलेगा, मतलब सब्सिडी आपको 30% मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी की यहाँ पर बात होगी, यहाँ पर पूंजीगत सब्सिडी है, ब्याज की कोई सब्सिडी नहीं है। बात करें तो यहाँ पर ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। स्वयं की अंशदान की बात करें तो यहाँ पर परियोजना प्रस्ताव का 5% या 10% की गणना ऋण अनुदान हेतु की जाएगी। तो 10 लाख रुपए तक जनरली 5% होता है, 10 लाख से ऊपर जो है 10% हो जाता है। भूमि का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा। यहाँ पर लैंड पर लोन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है, यहाँ पर लैंड को प्रोजेक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वर्कशेड और भवन की बात करें तो वो भी जो है आपको 20% तक ही इसमें परियोजना प्रस्ताव में शामिल कर सकते हैं आप। मतलब यदि 100 रुपए का आप लोन लेने जा रहे हैं, परियोजना बना रहे हैं 100 रुपए की, ठीक है, टोटल 100 रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो 20 रुपए तक आपका बिल्डिंग हो सकती है। मतलब 1 करोड़ पर 20 लाख तक हो सकती है। 50 लाख में जो है वो 10 लाख रुपए तक की बिल्डिंग यहाँ पर कवर हो सकती है। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रहेगी। 10 लाख रुपए से ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है आप व्यापार हेतु ऋण नहीं ले सकते। हाँ, आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में आप जो है ऊपर 50 लाख तक ले सकते हैं और 1 अप्रैल से जो है 1 करोड़ तक ले सकते हैं। संपार्श्विक प्रतिभूति की बात करें तो यहाँ पर जो है CGT MSE कवरेज मिलता है 10 लाख रुपए तक। ठीक है, ये बैंक का नॉर्म्स है कि 10 लाख रुपए तक CGT MSE नॉर्म्स के अनुसार जो है वो लोन मिल जाता है। आपको गारंटी नहीं देनी पड़ती है, कोई कोलेटरल नहीं देनी पड़ती है, उससे ऊपर आपको कोलेटरल देनी पड़ती है। यहाँ पर किसी प्रकार से CGT MSE फीस जो है वो गवर्नमेंट रिइंबर्स नहीं करेगी, ये आपको ही वहन करनी होगी। आवेदन प्रक्रिया और योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि हमको जो है सबसे पहले आवेदन जो है वो करना होता है ऑनलाइन। ठीक है, वो जो है हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास विभाग है, ठीक है, जिला स्तर पर, ठीक है, उस पर जाता है महिला अधिकारिता विभाग के पास। वह जो है उसको जो है एक बार उसके जांच करके आपसे जानकारी लेकर कि आप ठीक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपकी प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर उसको जो है फर्दर जो है बैंक में फॉरवर्ड कर देती है। बैंक जो है 10 लाख रुपए से ऊपर तक के जो लोन होते हैं उनके केसों में जो है एक मीटिंग होती है DLFTC की, उसके अंदर जो है इसे फॉरवर्ड किया जाता है। उसके अंदर आपको जाना पड़ता है, बाकायदा आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसके बाद जो है आपकी फाइल जो है बैंक में फॉरवर्ड हो जाती है। 10 लाख रुपए से कम के केस में जो है
वो आप बैंक सीधा जो है उस आवेदन के आधार पर डिपार्टमेंट जो है उसे बैंक में फॉरवर्ड कर देता है। बैंक आपको सेलेक्ट करना होता है जब आप आवेदन करते हैं, तो उस समय आप जो बैंक सेलेक्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग जो है वह पहुंच जाता है बैंक के पास, और बैंक जो है फर्दर आपको बैंक के विवरण में सारे डॉक्यूमेंट अपने जो है वो देने होते हैं, और उस केस में जो है आपको जो है वहां से बैंक से पास होकर जो है वो फाइल जो है फिर आपका क्लेम जो है बैंक करती है। जो भी कैपिटल सब्सिडी का क्लेम है वो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो इसकी रहती है। यदि बात करें शर्तों की, तो योजना अंतर्गत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जाएगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। मतलब आपका डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। राशि रुपये 50,000 तक के परियोजना प्रस्ताव की स्थिति में आवेदक को स्वयं के अंशदान के रूप में कोई निवेश नहीं करना होगा। 50,000 रुपए तक कोई निवेश नहीं है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक में जो है वो आपको 5% मार्जिन मनी, मतलब खुद के जो मार्जिन है आपका 5% चल जाएगा, और 10%, 10 लाख रुपए से ऊपर जो है आपको 10% मार्जिन मनी जो है यहाँ पर अपना जो प्रोप्राइटर कैपिटल जिसे कह सकते हैं हम, अपने स्वयं का अंशदान जो है वो आपको देना होता है। बाकी जो है लोन बैंक आपको करेगी। टर्म लोन के केस में जो है बैंक जो है जो शेष राशि है 90% जो भी लोन देगी या 95% देगी, वो उसी वेंडर के खाते में क्रेडिट करेगी जिस वेंडर से आपने कोटेशन ली है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, है ना। यदि बिल्डिंग है, यदि बिल्डिंग के केस में जो है वो नॉर्मल जो है बैंक का जो प्रोसेस होता है उसी हिसाब से यहाँ पर लोन होगा। कौन कौन से यहाँ पे अपात्र गतिविधि है, तो यहाँ पर मांस मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण विक्रय यहाँ पर शामिल नहीं होगा। विस्फोटक पदार्थ जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। हाँ, परिवहन जो है यहाँ पर, मतलब यदि मान लो आप कॉमर्शियल व्हीकल ले रहे हो साथ में कोई ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, जैसे बिजनेस में ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत पड़ रही है आपको, 10 लाख रुपए से तक यदि मान लो कम ऑन रोड कीमत है तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। 10 लाख रुपए से अधिक यदि ऑन रोड कीमत है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा पॉलीथीन, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरीके के उद्योग और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित जो उद्योग है वो सब जो है इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये स्कीम जो है यहाँ पर रहेगी। इस समय जो है 1 करोड़ इस स्कीम को जो है वो कर दिया है, और मैं आपको प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ कि आवेदन 10 लाख रुपए तक के आवेदन जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो स्वयं उसकी स्क्रूटनी करके जो है वो बैंक के पास भिजवा देता है। बाकी 10 लाख से ऊपर में जो है वो एक DLFTC कमेटी होती है, जैसे जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति कहते हैं, ठीक है, वो जो है इस पर आपका इंटरव्यू लेती है और पूछती है, कुछ जानकारी आपसे लेती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वाइबल है या नहीं है। उसके आधार पर जो है वो बैंक में फॉरवर्ड उस आवेदन को कर देती है। विशेष वर्ग की वरीयता की बात करें तो योजना के अंतर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगी। तो कुछ जैसे ITI किया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, या फिर जो है ना, मतलब जिनके पास जैसे स्ट्रीट वेंडर है, ST/SC है, ठीक है, तो जो भी प्रिविलेज्ड वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, तो वो प्रिविलेज्ड वर्ग जो है यहाँ पर जो है उनको विशेष वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये अपने पास योजना है। और आवेदक, अपात्र आवेदक कौन से होंगे, तो अपात्र आवेदक जो है इसमें 5 साल में यदि मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय या रोजगार मूलक अनुदान कार्यक्रम में 5 वर्ष से लाभान्वित हुआ है, मतलब 5 साल में आपने कोई स्कीम का फायदा लिया है यदि मान लो परिवार में, तो नहीं हो पाएंगे आप इसमें एलिजिबल। और ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान, बैंक का डिफॉल्टर या दोषी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है यहाँ पर आप जो है नहीं ले पाएंगे यदि डिफॉल्टर या दोषी है। तो वैसे भी बैंक जो है डिफॉल्टर जो या दोषी आप रहेंगे तो बैंक वैसे भी लोन आपको जो है ऋण आपको नहीं करेगा। यहाँ पर परिवार का तात्पर्य यहाँ पर बताया पति पत्नी तथा नाबालिग बच्चे, उसी को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप इसे समझ सकते हैं, पति पत्नी तथा नाबालिग बच्चे। अब इसमें आप इससे समझ सकते हैं यदि मान लो कोई बच्चा बालिग है तो ऐसी कंडीशन में वो अपना लोन जो है वो ले सकते हैं यदि उसके पिताजी ने ले लिया, ठीक है। तो बात यह कि नाबालिग बच्चे जो है वो नाबालिग नहीं रहा, बालिग बच्चा यदि है तो ऐसी कंडीशन में वो अलग से इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो है नोट करने की बात है आपके लिए। योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया किस तरीके से होगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से आप आवेदन करेंगे और बैंक को फॉरवर्ड जो है होने के बाद बैंक फिर बाद में उसको करेगी, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर कुछ वरीयता जो मैं आपको बताई थी, कुछ वरीयता क्रमांक जो है उसके आधार पर यहाँ पर देखा जाएगा कि आपको जो है बैंक को फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिपार्टमेंट आपको देखेगा। इस तरीके से जो है ये जो है स्कीम जो है वो आपके सामने होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही वीडियो जो है वो सब्सिडी पर, टैक्सेशन पर वो आपके सामने लाते रहते हैं।
तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।